हाँ जी, नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है उत्तक की इस क्लास के अंदर। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यू, और आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है पादप उत्तक या प्लांट टिश्यू। तो विद्यार्थियों, पादप उत्तक या प्लांट टिश्यू की बात करें तो पादप उत्तक के दो प्रकार होते हैं। जो प्लांट टिश्यू है, इस प्लांट टिश्यू के दो प्रकार होते हैं, और पहला जो प्रकार है पादप उत्तक का उसका नाम है विभज्योतकी उत्तक या मेरिस्टेमिक टिश्यू। क्या नाम है? विभज्योतकी उत्तक या मेरिस्टेमिक टिश्यू। और जो दूसरा प्रकार है, इस प्रकार का नाम है स्थायी उत्तक या परमानेंट टिश्यू या परमानेंट टिश्यू भी कह सकते हो। तो जो सबसे पहला प्रकार है विभज्योतकी उत्तक, नाम से ही पता चलता है ऐसा उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, और इस उत्तक की कोशिकाओं में सक्रिय विभाजन होता रहता है। यह पादप के वृद्धिशील भागों में पाई जाती है। उसका कारण क्या है कि ऐसा उत्तक जिसमें लगातार विभाजन चलते रहते हैं, या ऐसा उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। जबकि स्थायी उत्तक वह होते हैं, वह उत्तक जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। स्थायी उत्तक में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, जबकि विभज्योतकी उत्तक के अंदर विभाजन की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। या विभाजन की क्षमता के साथ साथ ध्यान रखना है कि इनकी सेल्स या कोशिकाओं के बीच गैप नहीं होती है। इनके सेल्स के बीच अवकाश या गैप नहीं पाया जाता है। इनकी सेल्स के बीच अवकाश या गैप नहीं पाया जाता है। जबकि जो स्थायी उत्तक है, स्थायी उत्तक की कोशिकाओं में या सेल्स के बीच गैप पाया जाता है या अवकाश पाया जाता है, अवकाश उपस्थित होता है। अर्थात स्थायी उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं दूर दूर होती है, इनके मध्य इंटरसेल्यूलर स्पेस मौजूद होता है, या कोशिकाएं दूर दूर पाई जाती है। तो सबसे पहली बात तो विभज्योतकी उत्तक मतलब ऐसा उत्तक जिसमें किसकी क्षमता होती है? विभाजन की, और इनकी सेल्स के बीच अवकाश या इंटरसेल्यूलर स्पेस या अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है। इनमें जो उपापचयी क्रिया की दर है, मेटाबॉलिक रेट है, वो उपापचयी क्रिया की दर अधिक होती है। ये चिन्ह अधिक का है। जो विभज्योतकी उत्तक है, विभज्योतकी उत्तक की कोशिकाओं में मेटाबॉलिक रेट या उपापचयी क्रिया की जो दर है वो दर क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। जबकि स्थायी उत्तक की जो कोशिकाएं हैं इनमें उपापचयी क्रिया की दर या मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम होती है। तो स्थायी उत्तक की कोशिकाओं में उपापचयी क्रिया की दर कम होती है, जबकि विभज्योतकी उत्तक की कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं की दर क्या होती है? अधिक होती है। इसके अलावा विभज्योतकी उत्तक की कोशिकाओं में भोजन का संग्रह नहीं होता है, फूड का स्टोरेज नहीं होता है। या भोजन का संग्रह क्यों नहीं होता है? क्योंकि विभज्योतकी उत्तक की कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती है, लगातार विभाजन करके ये पादप की लंबाई में या पादप की मोटाई में वृद्धि करती रहती है। तो ध्यान रखना है कि जो विभज्योतकी उत्तक की कोशिकाएं हैं इनमें भोजन का संग्रह नहीं होता है, जबकि स्थायी उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं इनमें भोजन का संग्रह होता है, फूड का स्टोरेज होता है। जबकि जो मेरिस्टेमिक टिश्यू है उनमें भोजन का संग्रह नहीं होता है। और विभज्योतकी उत्तक की कोशिकाओं के अंदर जो सेल साइकिल है उस साइकिल का क्रम होता है, सबसे पहले G1, G1 से S, S से G2, और G2 से क्या होता है? M। और जो M प्रावस्था है, इस M प्रावस्था को विभाजन की प्रावस्था कहते हैं। और M अवस्था में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्थाएं पाई जाती है। अब बात आती है कि स्थायी उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता क्यों नहीं होती है? उसका रीजन यह है कि नियम क्या होता है कि सेल्स को विभाजन के लिए G1 के बाद किस अवस्था में जाना होता है? S में। S में जाएगी तभी किस में जाएगी? G2 में, और G2 में जाएगी तभी किस में जाएगी? M में। लेकिन स्थायी उत्तक की कोशिकाएं G1 से S में नहीं जाती है।
ये स्थायी या अस्थायी रूप से या कुछ समय के लिए या हमेशा हमेशा के लिए G1 से किस प्रावस्था में चली जाती है? G0 प्रावस्था में चली जाती है। तो ध्यान रखना है, विभज्योत की ऊतक मतलब ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। सेल साइकिल G1, G1 से S, S से G2, G2 से M अवस्था के अंदर प्रवेश कर। इनकी सेल्स के बीच इंटरसेल्यूलर स्पेस, अंतराकोशिकीय अवकाश या गैप नहीं पाया जाता है और विभज्योत की ऊतक की कोशिकाओं में उपापचयी क्रिया की दर क्या होती है? अधिक होती है। और विभज्योत की ऊतक की कोशिकाओं में भोजन का संग्रह नहीं होता है। स्थायी ऊतक वह होता है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है या विभाजन की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। उसका रीजन है कि सेल्स जो है वो G1 से किसमें चली जाती है? G0 प्रावस्था में। स्थायी ऊतक की कोशिकाओं के बीच अंतराकोशिकीय अवकाश, इंटरसेल्यूलर स्पेस या दो कोशिकाओं के बीच में खाली जगह या गैप पाया जाता है और अंतराकोशिकीय अवकाश उपस्थित होने के कारण ही ये भोजन का क्या करती है? संग्रह करती है। जो स्टोरेज, जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है, अंतराकोशिकीय अवकाश है, उसी में भोजन का क्या होता है? संग्रह होता है। साथ में इसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थों का भी क्या किया जा सकता है? संग्रह किया जा सकता है। तो विभज्योत की ऊतक और स्थायी ऊतक के बीच में यह माइनर अंतर था। अब हम बात करें विभज्योत की ऊतक में, तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, विभज्योत की ऊतक मतलब ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है और इनकी सेल्स में मेटाबॉलिक रेट या उपापचयी जो दर है वो उपापचयी दर क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। यह ऊतक विभाजन होता है और विभाजन का गुण होने के कारण यह पादप के वृद्धिशील भागों में पाया जाता है। ये पादप के, ये ऊतक स्थिति एनसीईआरटी की लाइन की बात करें तो पादप के किन भागों में? वृद्धिशील भागों में पाया जाता है। कौन सा ऊतक? विभज्योत की ऊतक। और वृद्धिशील भागों में क्यों पाया जाता है, उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि विभज्योत की ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन होता है और विभाजन होने से पादप की लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है या पादप की परिधि या मोटाई में भी क्या हो जाती है? वृद्धि होती है। ठीक है, तो यह कैसे होती है देखिएगा। जैसे हम यहां पर बात करें तो जैसे ये कोई विद्यार्थी तना है और इस तने का ये वाला जो भाग है, ये भाग कहलाता है शीर्ष, और जो शीर्ष पर जो ऊतक पाया जाता है इस ऊतक का नाम होता है शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक, एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू। क्या नाम होता है? शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक, एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू। तो ध्यान रखना है, विभज्योत की ऊतक सदैव स्थिति के आधार पर बात करें तो जड़ और तने के शीर्ष पर ही पाया जाता है और यह ऊतक जब जड़ और तने के शीर्ष पर पाया जाता है तो इस ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन यहां पर पाया जाता है। और इस ऊतक की कोशिकाओं में जब समसूत्री विभाजन पाया जाता है तो सेल्स लगातार विभाजन होती है, सेल्स क्रियाशील रहती है, कोशिकाएं सक्रिय रहती है, सेल्स एक्टिवेट रहती है, सेल्स में मेटाबॉलिक रेट हाई पाई जाती है और कोशिकाओं के लगातार विभाजन होने से पादप की लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसलिए मैंने बताया कि यह पादप के किन भागों में पाया जाता है? वृद्धिशील भागों में पाया जाता है। देखिएगा, चर्चा करते हैं। अब जैसे ये तना है, इस तने के शीर्ष पर जो ऊतक होगा वो कौन सा होगा? शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक, मैंने अभी चित्र के द्वारा बताया। और जो शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक है ये जड़ और तने के शीर्ष पर पाया जाता है। अब इस ऊतक की कोशिकाएं जब समसूत्री विभाजन करेगी तो इस एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन जाएगी? 2 कोशिकाएं। अब जो शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक पहले यहां पर था, अब शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक यहां पर आ गया। अब ये और विभाजन करेगी तो 2 सेल्स और बन जाएगी। अब जो शीर्षस्थ विभज्योत ऊतक पहले यहां था, यहां से यहां ट्रांसफर हुआ और यहां से यहां ट्रांसफर हो गया। अब ऊपर वाले भाग के अंदर कौन सा ऊतक आ गया? शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक। तो ज्ञान आपको क्या रखना है कि विभज्योत की ऊतक की कोशिकाओं ने विभाजन किया
विभज्योत की उत्तक की कोशिकाओं ने क्या किया? विभाजन। और कौन सा विभाजन किया? समसूत्री विभाजन किया। और जैसे ही समसूत्री विभाजन करेगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स बनेगी और कोशिकाएं बनेगी, तो मतलब कोशिकाओं की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी। और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी तो पादप की लंबाई में क्या होगी? वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है कि पादप की लंबाई के अंदर क्या होगी? वृद्धि होगी। शीर्षस्थ विभज्योत की बात कर रहा हूं। पहले जो ये तने की लंबाई इतनी थी, लेकिन इस उत्तक की कोशिकाओं के लगातार विभाजन होने से इस पादप की लंबाई में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अब आगे आपको यह बात समझना है, मैं दोबारा एक बार रिकॉल कर देता हूं। शीर्षस्थ विभज्योत की पहले यहां पर था, शीर्ष पर था। इस उत्तक की कोशिकाओं ने विभाजन किया, समसूत्री विभाजन किया, तो इस एक कोशिका से 2 नई कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। शीर्षस्थ विभज्योत की उत्तक तो सदैव शीर्ष पर पाया जाता है और शीर्ष पर होने के कारण यह अब इस बिंदु पर आ गया। अब यहां और विभाजन होगा तो ये यहां पर आ जाएगा। अब हम यहां पर हमें क्या देखना है कि शीर्षस्थ विभज्योत की उत्तक की कोशिकाएं जब विभाजन करती है तो विभाजन के फलस्वरूप जो नवीन कोशिकाएं बनती हैं, विभाजन केवल ऊपर वाली कोशिका में होगा जो शीर्ष पर है, और विभाजन के फलस्वरूप जो नवीन कोशिकाएं बनती हैं उन कोशिकाओं में विभाजन का गुण समाप्त हो जाता है। विभाजन केवल जब टॉप मोस्ट सेल पर होगा, सबसे ऊपर वाली पर होगा, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है शीर्षस्थ विभज्योत की उत्तक। विभज्योत की उत्तक शीर्ष पर पाया जाता है, एपिक पाया जाता है, टॉप पर पाया जाता है। और विभज्योत की उत्तक की कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप जो ये 4 कोशिकाएं आपके सामने बन रही हैं, इनमें विभाजन का गुण समाप्त हो जाता है और विभाजन का गुण समाप्त होने के कारण ये स्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाती है। किसमें बदल जाती है? स्थायी उत्तक। तो देखो, विभज्योत की उत्तक सदैव कहां पर पाया जाता है? यहां शीर्षस्थ की बात करें तो शीर्ष पर। किसके शीर्ष पर? जड़ और तने के शीर्ष पर पाया जाता है। इसमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होने से कोशिकाओं की संख्या में क्या होती है? वृद्धि। और वृद्धि होने से पादप की लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। लेकिन विभज्योत की उत्तक के विभाजन के फलस्वरूप, विभज्योत की उत्तक के विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनती है, जो नई सेल्स बनी है, उन सेल्स में विभाजन का गुण नहीं पाया जाता है। और उन सेल्स में विभाजन का गुण नहीं उपस्थित होने के कारण या विभाजन का गुण नहीं होने के कारण वो किस में बदल जाती है? स्थायी उत्तकों में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? स्थायी उत्तकों में। तो ध्यान रखना, स्थायी उत्तकों का निर्माण कब होता है? जब विभज्योत की उत्तक की कोशिकाएं विभाजन करती है। विभाजन सदैव शीर्ष वाली कोशिका में होगी और विभाजन के फलस्वरूप जो नई कोशिकाएं बनती है उन सेल्स में विभाजन का गुण समाप्त हो जाता है। और जब विभाजन का गुण समाप्त हो जाता है तो वो किसका निर्माण करती है? स्थायी उत्तकों का क्या करती है? निर्माण करती है। इसके अलावा विभज्योत की उत्तक की बात करें तो विभज्योत की उत्तक का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो ये है कि इस उत्तक की जो सेल्स होती है, जो कोशिका भित्ति जो होती है, वो कोशिका भित्ति पतली होती है। इस उत्तक की कोशिका भित्ति पतली होती है। और कोशिका भित्ति पतली होने के साथ साथ विभज्योत की उत्तक की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। बेटा किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन से। और इसमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुस्पष्ट केंद्रक। और इसका जीव द्रव्य सघन होता है। और जीव द्रव्य सघन होने के कारण इसमें रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती है। इसमें क्या नहीं पाई जाती है? इसका जीव द्रव्य सघन होने के कारण इसमें रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती है, क्योंकि जीव द्रव्य सघन होता है या गाढ़ा होता है। तो विभज्योत की उत्तक मतलब ऐसा उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। सेल्स G1, G1 से S, S से G2, G2 से किस में जाती है? M में। M में जाती है तो विभाजन होता है। इनकी सेल्स के बीच अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है और अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होने के कारण ये भोजन का संग्रह नहीं करती है।
इस ऊतक की कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती है, वृद्धिशील भागों में पाई जाती है और वृद्धिशील भागों में पाई जाने के कारण उपापचय क्रिया की दर जो होती है वो उच्च होती है। विभज्योत की ऊतक की कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली। ये किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन से। इनमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इनका जीव द्रव्य सघन या गाढ़ा होता है और इनमें क्या नहीं पाई जाती है? रिक्तिकाएं पाई नहीं जाती है, वैक्यूल्स पाई नहीं जाती है। जो विभज्योत की ऊतक है, विभज्योत की ऊतक को स्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्रकार होता है शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक। जो पहला प्रकार है उसका नाम है, अभी मैंने आपको चित्र से समझाया था, शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक या एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू। और जो शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक है, यह ऊतक सदैव जड़ व तने के कहां पर पाया जाता है? जड़ व तने के शीर्ष पर पाया जाता है। ध्यान रखना है, शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक सदैव कहां पर पाया जाता है? जड़ व तने के शीर्ष पर। इस ऊतक की कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। और यहां समसूत्री विभाजन होगा तो कोशिकाओं की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है पादप की लंबाई में क्या होगी? वृद्धि होगी। और पादप की लंबाई में वृद्धि को हम प्राथमिक वृद्धि भी कह सकते हैं या प्राइमरी ग्रोथ भी हम कह सकते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो यहां पर यह तना है और इस तने के शीर्ष पर, इस स्टेम के शीर्ष पर जो ऊतक होगा वो कौन सा होगा? शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक। और शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन होगा तो विभाजन के फलस्वरूप इस एक या कोशिका से 2 नई कोशिकाएं बनेगी। कितनी नई कोशिकाएं? 2। अब जो शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक पहले यहां पर था, अब कहां पर चला गया? ऊपर चला गया। और इसमें जब दोबारा और विभाजन होगा तो इसे और 2 नई सेल्स बनेगी, क्योंकि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है। इसमें विभाजन होगा तो और 2 नई सेल्स बनेगी, और नई सेल्स बनेगी तो पादप की लंबाई में क्या होगी? वृद्धि होगी। अब जो विभज्योत की ऊतक है वो यहां पर हो गया शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक। और विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनती है वो कोशिकाएं किसमें बदल जाती है? स्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाती है, जिनको प्राथमिक स्थायी ऊतक या प्राइमरी जो परमानेंट टिश्यू या परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। तो विभज्योत की ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप ही पादप की लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। सभी लोगों को क्या रखना है? ज्ञान रखना है। अब नंबर 2 पर अपन बात करते हैं पार्श्व विभज्योत की ऊतक। स्थिति के आधार पर जो अगला प्रकार है उसका नाम क्या है? पार्श्व विभज्योत की ऊतक। और यह नाम से ही पता चल रहा है विद्यार्थियों, पार्श्व विभज्योत की ऊतक। तो यहां जो नाम से ही पता चल रहा है पार्श्व, पार्श्व का मतलब क्या होता है? साइड या परिधि पर पाया जाता है। तो ध्यान रखना, जो पार्श्व विभज्योत की ऊतक जो है इसकी क्या खासियत है? तो यह पादप के परिधीय भागों में पाया जाता है। ये पादप के जो परिधीय भागों में उपस्थित होता है, या पादप के जो साइड में या पार्श्व में पाया जाता है। ये पादप के परिधीय भागों में या पादप के साइड में या पादप के पार्श्व में क्या होता है? उपस्थित होता है। जैसे माना कि ये पादप है, ये पादप का तना है, और इस पादप के तने के पार्श्वीय भाग में, साइड वाले भाग में, यहां पर जो ऊतक होगा इस ऊतक का नाम होगा पार्श्व विभज्योत की ऊतक। जो ऊतक होगा इस ऊतक का नाम क्या होगा? पार्श्व विभज्योत की ऊतक। ये इनके साइड के अंदर पाया जाता है। और जो पार्श्व विभज्योत की ऊतक है तो जाहिर सी बात है इस ऊतक की कोशिकाएं तो बाहर की तरफ विभाजन करेगी, और बाहर की तरफ विभाजन करेगी तो हम क्या पाएंगे कि पादप की मोटाई में क्या होगी? वृद्धि होगी।
पहले पादप की मोटाई इतनी थी, लेकिन पार्श्व विभज्योत की ऊतक ने जब विभाजन किया तो पादप की मोटाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है बेटा? पादप की मोटाई में। तो ध्यान रखना है, पार्श्व विभज्योत की ऊतक पादप के किन भागों में? परिधीय भागों में या साइड में या पार्श्व में क्या होता है? उपस्थित होता है। और जब ये विभाजन करता है तो पादप की परिधि या मोटाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। चित्र से भी समझा चुका हूं। पादप की परिधि या मोटाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। और पादप की परिधि या मोटाई में वृद्धि होती है, उस वृद्धि को कहा जाता है द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ। तो आपसे पूछे कि द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन सा ऊतक है? पार्श्व विभज्योत की ऊतक। और आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, पार्श्व विभज्योत की ऊतक का जो उदाहरण है, उस उदाहरण का नाम है कैम्बियम या एधा। वापिस देखिए मेरे मित्रों, पार्श्व विभज्योत की ऊतक पादप की कहां पर पाया जाता है? परिधि पर पाया जाता है, उसके साइड में पाया जाता है, पार्श्व में पाया जाता है। जैसे मेरे में पार्श्व विभज्योत की ऊतक हो तो ये बाहर की तरफ विभाजन करेगा, और बाहर की तरफ विभाजन करेगा तो पादप की परिधि में क्या होगी? वृद्धि होगी। आटो किसी चक्की को खायो ब्याण जाडी होगी। तो पादप की परिधि में वृद्धि होगी तो पादप की मोटाई में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो पादप की लंबाई में वृद्धि को प्राथमिक वृद्धि कहते हैं और पादप की मोटाई में वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। तो यह पादप की मोटाई में वृद्धि होगी तो उसको द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। और द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार जो होता है वो होता है कैम्बियम या एधा। तो पार्श्व विभज्योत की ऊतक का उदाहरण कौन है? कैम्बियम या एधा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी कौन होता है? कैम्बियम। और द्वितीयक वृद्धि सदैव द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। किन पादपों में? द्विबीजपत्री। और ये जिम्नोस्पर्म का भी एक क्या है? गुण है। तो इस प्रकार की जो ऊतक है, इस ऊतक का नाम क्या है? पार्श्व विभज्योत की ऊतक। इसके बाद में आता है अगला प्रकार, इसको जो लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू भी कहते हैं। और नंबर 3 स्थिति के आधार पर जो प्रकार आता है, इस प्रकार का नाम है अंतर्वेशी विभज्योत की ऊतक या इंटरकैलेरी मेरिस्टेमिक टिश्यू। इसका नाम क्या है? अंतर्वेशी विभज्योत की ऊतक या इंटरकैलेरी मेरिस्टेमिक टिश्यू। अब आपको ध्यान रखना है कि अंतर्वेशी जो विभज्योत की ऊतक है, यह कहां पर पाया जाता है? यह पर्व एवं पर्व संधियों के आधार पर पाया जाता है। ये पर्व और पर्व संधि के आधार पर पाया जाता है। और इसमें जब विभाजन होता है तो जो पर्वों की लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसमें जब विभाजन होता है तो पर्वों की लंबाई में क्या होती है? वृद्धि। और जाहिर सी बात है, पर्वों की लंबाई में वृद्धि होगी तो पादप की लंबाई में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो पादप की लंबाई में जो वृद्धि है उसके लिए उत्तरदायी 2 विभज्योत की ऊतक होते हैं, एक शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक और एक कौन सा होता है? अंतर्वेशी विभज्योत की ऊतक। अब आपको यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पादप की जो लंबाई है उस लंबाई में वृद्धि के लिए तो कौन सा विभज्योत की ऊतक? शीर्षस्थ। और एक कौन सा हो जाता है? अंतर्वेशी विभज्योत की ऊतक। अब देखिएगा, मैं यहां पर चित्र के द्वारा इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे ये पादप का तना है और इस तने के बीच में आप सभी लोग जानते हैं, जब पादप के तने में जैसे गन्ने में बांस में आपने देखा इस प्रकार से पाए जाते हैं पर्व। तो कौन पाए जाते हैं? पर्व। और जहां पर दोनों पर्व आपस में मिलते हैं उस जगह को हम कहते हैं पर्व संधि। तो जो नोड एंड इंटर नोड आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम ऑफ प्लांट, तो ये पर्व और कहां पर पाया जाता है? पर्व संधि पर पाया जाता है। और पर्व और पर्व संधि में जो पर्वों का आधार है, इस जो पर्वों के आधार पर
या इनके बीच में या तने के बीच में, समझना बेटा चित्र से, या पर्वों के आधार पर ये तने के बीच में यहां पर या पर्व संधि के ऊपर जो उत्तक पाया जाता है, इस उत्तक का नाम होता है अंतर्वेशी विभज्योत उत्तक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक टिश्यू। और जो अंतर्वेशी विभज्योत उत्तक है, इस विभज्योत उत्तक में विभाजन होगा तो पादप के पर्व की लंबाई में क्या होगी? वृद्धि होगी। वापिस सुनना, अंतर्वेशी विभज्योत उत्तक पर्व और पर्व संधियों के आधार पर पाया जाता है, और इसमें जब विभाजन होगा तो पर्व की लंबाई में क्या होगी? वृद्धि होगी। जो पर्व पहले इतना था, अब इस पर्व की लंबाई में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और जाहिर सी बात, जब पर्वों की लंबाई में वृद्धि होगी, जितने बड़े पर्व होंगे तो मेरे मित्रों पादप की लंबाई में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से ज्ञान रखना है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक टिश्यू जो होता है वो पर्व और पर्व संधि के आधार पर पाया जाता है, और इसमें भी जो विभाजन होता है तो पादप की लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये उत्तक इसके अलावा पत्तियों के आधार पर, एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं, पत्तियों के आधार पर, टहनियों व शाखाओं के आधार पर, टहनियों व शाखाओं के आधार पर, ये कहां पर पाया जाता है? टहनियों व शाखाओं के आधार पर। इक्विसिटम पादप में, किस पादप में? इक्विसिटम पादप। तो अंतर्वेशी विभज्योत उत्तक पर्व और पर्व संधियों में पाया जाता है, पत्तियों के आधार पर पाया जाता है, टहनियों और शाखाओं के आधार पर पाया जाता है, और इसमें विभाजन से पर्वों की लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। आपने देखा यहां पर, और पर्वों की लंबाई में, जैसे ये पहले पर्व इतना ही था, लेकिन अंतर्वेशी विभज्योत उत्तक में विभाजन होने से पर्व की लंबाई में वृद्धि होती है, और पर्व की लंबाई में वृद्धि होने से पादप की लंबाई में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। अब एक एनसीईआरटी की लाइन में बोल रहा हूं आपके सामने, ज्ञान रखना है, ये स्थायी उत्तकों से गिरे शीर्षस्थ विभज्योत उत्तक के ही भाग होते हैं। ज्ञान क्या रखना है? एनसीईआरटी क्या कहती है कि अंतर्वेशी विभज्योत उत्तक जो शीर्षस्थ विभज्योत उत्तक का ही भाग है, यह है, ये लाइन ज्ञान रखना, यह स्थायी उत्तकों से गिरे, मतलब इनके ऊपर नीचे स्थायी उत्तक पाए जाते हैं, स्थायी उत्तकों से गिरे शीर्षस्थ विभज्योत उत्तक का ही भाग होता है। स्थायी उत्तकों से गिरे शीर्षस्थ विभज्योत उत्तक के ही भाग होते हैं, उत्तक के ही भाग होते हैं, जो लंबाई के दौरान पीछे छूट गए, या विभाजन के दौरान क्या छूट गए? पीछे छूट गए। तो ये स्थायी उत्तकों से गिरे शीर्षस्थ विभज्योत उत्तक के ही भाग होते हैं, जो लंबाई के दौरान क्या छूट गए? पीछे छूट गए। ये अल्पकालिक होते हैं, इनके अंदर लंबे समय तक विभाजन नहीं होता है। कैसे होते हैं? सभी को ज्ञान रखना है, ये होते हैं अल्पकालिक, लंबे समय तक, और जो कुछ समय तक विभाजन करने के पश्चात स्थायी उत्तकों में बदल जाते हैं। अल्पकालिक का मतलब क्या है? कुछ समय तक विभाजन करने के पश्चात, कुछ समय तक विभाजन करने के पश्चात किसमें बदल जाते हैं? स्थायी उत्तकों में बदल जाते हैं। कुछ समय तक विभाजन करने के पश्चात स्थायी उत्तकों में बदल जाते हैं। तो ये इस प्रकार से कौन सा उत्तक था? अंतर्वेशी विभज्योत उत्तक या इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक टिश्यू था। इसी के साथ में जो विभज्योत उत्तक है, वो विभज्योत उत्तक क्या हो गया? कंप्लीट हो। तो इस प्रकार से ये जो उत्तक थे, ये कौन सा था? विभज्योत उत्तक था। कौन सा उत्तक था? विभज्योत।
अब विद्यार्थियों कार्य के आधार पर विभज्योत की ऊतक देखें तो इसके 3 प्रकार होते हैं। विभज्योत की ऊतक का वर्गीकरण जब कार्य के आधार पर करें, फंक्शन के आधार पर करें, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वी कैन डिवाइड द मेरिस्टेमिक टिश्यू इनटू 3 पार्ट। अभी जो आपने वर्गीकरण पढ़ा वो स्थिति के आधार पर था, और पहला जो प्रकार होता है कार्य के आधार पर उसका नाम है प्राक्त्वक। क्या नाम है? प्राक्त्वक। और जो प्राक्त्वक है इसको प्रोटोडर्म कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रोटोडर्म। और इससे आपको ध्यान रखना है जो पादप का भाग बनता है उसका नाम होता है एपिडर्मिस, या एपिडर्मिस को हम क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा। क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा। जो पहला भाग उसका नाम है प्राक्त्वक, प्राक्त्वक को प्रोटोडर्म कहते हैं, और प्रोटोडर्म से जो भाग बनता है वो कौन सा बनता है? एपिडर्मिस। आप जब किसी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो सबसे बाहर का जो स्तर होता है उस बाहर के स्तर को एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहा जाता है, और प्राक्त्वक या प्रोटोडर्म से ही किसका निर्माण होता है? एपिडर्मिस का क्या होता है? निर्माण होता है। इसके बाद में आता है प्रोकेम्बियम या प्राक एदा, और जो प्राक एदा है इस प्राक एदा को हम कहते हैं प्रोकेम्बियम। और जो प्रोकेम्बियम होता है या प्राक एदा होती है, इस प्रोकेम्बियम में विभाजन से जाइलम और फ्लोएम बनते हैं। इनको वेस्क्यूलर टिश्यू या वेस्क्यूलर बंडल कहा जाता है। इनको वेस्क्यूलर टिश्यू या क्या कहा जाता है? वेस्क्यूलर बंडल, संवहनी पूल कहा जाता है। तो प्रोटोडर्म से तो बनता है एपिडर्मिस, और प्रोकेम्बियम से बनते हैं जाइलम और फ्लोएम, जिनको संवहनी ऊतक, संवहनी पूल, वेस्क्यूलर टिश्यू, वेस्क्यूलर बंडल्स कहा जाता है। अब जो वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं इनके बीच में पाई जाती है कैम्बियम। जैसे मैं यहां बात करता हूं, ये वेस्क्यूलर बंडल है जिसमें ये भाग है जाइलम, ये भाग है फ्लोएम, और इनके बीच में पाई जाती है कैम्बियम। अब जिस वेस्क्यूलर बंडल में जो कैम्बियम मौजूद है उसको कहते हैं ओपन वीबी या ओपन वेस्क्यूलर बंडल। ओपन का मतलब क्या है? इसमें कैम्बियम मौजूद है, कैम्बियम के कारण विभाजन खुला है, विभाजन होता रहता है। और जिसमें जो कैम्बियम अब्सेंट होती है, ये जाइलम और ये फ्लोएम, इसमें कोई कैम्बियम मौजूद नहीं है, और कैम्बियम मौजूद नहीं है मतलब इसको कहते हैं क्लोज वेस्क्यूलर बंडल। तो ध्यान रखना, प्रोटोडर्म से बनती कौन है? एपिडर्मिस। प्रोकेम्बियम से कौन बनते हैं? जाइलम, फाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। और इसके अलावा एक और प्रकार होता है भरण विभज्योत की ऊतक। क्या नाम होता है? भरण विभज्योत की ऊतक, जिसको कहते हैं ग्राउंड मेरिस्टेमिक टिश्यू। और विद्यार्थियों भरण विभज्योत की ऊतक या ग्राउंड मेरिस्टेमिक टिश्यू है तो इन संरचनाओं को छोड़कर बाकी जितनी भी संरचनाएं हैं वो सारी ग्राउंड मेरिस्टेमिक टिश्यू से बनती है। मतलब प्रोटोडर्म और वेस्क्यूलर बंडल को छोड़कर बाकी जितनी भी संरचनाएं हैं वो किससे बनती है मित्रों? ग्राउंड मेरिस्टेमिक टिश्यू से बनती है। जैसे हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स या सामान्य वल्कुट, एंडोडर्मिस, और जो पेरिसाइकल, पित्त, ये जो सारी संरचनाएं बनती हैं, सारी संरचनाएं किससे बनती हैं? भरण विभज्योत की ऊतक से बनती है। तो ये आपको विशेष रूप से यहां पर बात क्या रखनी है? ध्यान रखनी कि एपिडर्मिस का निर्माण किससे होता है? प्रोटोडर्म से। वेस्क्यूलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम का निर्माण किससे होता है? प्रोकेम्बियम से। और इन संरचनाओं को छोड़कर बाकी सारे निर्माण किससे होते हैं? ग्राउंड मेरिस्टेमिक टिश्यू से होते हैं, भरण विभज्योत की ऊतक से होते हैं, जिनको ग्राउंड मेरिस्टेमिक टिश्यू भी कहा जाता है। इसके बाद में अपन आगे चलें
तो आगे जो इसके बाद जो अगला प्रकार आता है उसका नाम है स्थायी ऊतक। और स्थायी ऊतक में आपने थोड़ी ही देर पहले कुछ क्या की थी, चर्चा की थी। स्थायी ऊतक में हमने जैसे ही चैप्टर को शुरुआत किया था मैंने बताया था दो प्रकार है, एक पादप ऊतक और एक कौन सा, स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक में विभाजन की क्षमता नहीं होती, इनमें सेल के बीच अवकाश उपस्थित होता है, अर्थात अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है और अंतराकोशिकीय अवकाश होने के कारण भोजन का संग्रह होता है। इसमें कोशिकाएं G1 से S में जाने की बजाय G0 अवस्था में चली जाती है, इसलिए स्थायी या अस्थायी रूप से जो विभाजन का गुण है वो विभाजन का गुण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और स्थायी ऊतक का निर्माण कब होता है, जब विभज्योत की ऊतक की कोशिकाएं क्या करती है, विभाजन करती है, तो स्थायी ऊतक का क्या होता है, निर्माण होता है। स्थायी ऊतक को हम दो भागों में बांटते हैं, सॉरी यहां पर या तीन भागों में बांट देंगे, एक विशिष्ट की भी बात कर लेंगे। स्थायी ऊतक का जो पहला प्रकार है जिसका नाम है सरल स्थायी ऊतक। क्या नाम है, सरल स्थायी ऊतक। जो पहला प्रकार है उसका नाम क्या है, सरल स्थायी ऊतक। जो दूसरा प्रकार है वो है जटिल स्थायी ऊतक। और जो तीसरा प्रकार है वो है विशिष्ट स्थायी ऊतक। इनके बारे में हालांकि पहले भी मैं आउटलाइन आपको पढ़ा चुका हूं। जो सरल स्थायी ऊतक है उसके अंदर जो तीन भाग होते हैं, और पहले का नाम है पेरेनकाइमा। पहले का नाम क्या है, पेरेनकाइमा। इस पेरेनकाइमा को हिंदी में कहते हैं मृदुतक। जो पेरेनकाइमा है, इस पेरेनकाइमा को हिंदी में क्या कहते हैं, मृदुतक। इसकी क्या विशेषता है, ये आधारभूत जीवित ऊतक है। ये आधारभूत क्या है, जीवित ऊतक है। मतलब विद्यार्थियों बेसिक फंडामेंटल लिविंग टिश्यू या आधारभूत जीवित ऊतक जो है वो किसको कहा जाता है, पेरेनकाइमा या मृदुतक को कहा जाता है। और इसका मुख्य कार्य है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है और अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाने के कारण ये भोज्य पदार्थों का क्या करता है, संचय करता है। ध्यान रखना, पेरेनकाइमा या मृदुतक की क्या खासियत है, इसमें अंतराकोशिकीय अवकाश उपस्थित होता है और अंतराकोशिकीय अवकाश में जो खाली जगह है वहां पर उत्सर्जी पदार्थों गोंद, रेजिन, टेनिन और भोज्य पदार्थों का क्या किया जाता है, संचय किया जाता है। और अंतराकोशिकीय अवकाश उपस्थित होने के कारण ही इसे ढीला ढाला ऊतक भी कहा जाता है। और इसके बारे में डिटेल्स अपन चर्चा करेंगे, पहले आउटलाइन पढ़ लेते हैं। अब आता है स्थूल कोणोतक, जिसको कहते हैं कोलेनकाइमा। इसका दूसरा प्रकार, जो दूसरा प्रकार है नाम है स्थूल कोणोतक। और स्थूल कोणोतक को हम इंग्लिश में कहते हैं कोलेनकाइमा। अब यह नाम से ही पता चल रहा है, इसका संधि विच्छेद करेंगे मित्रों, तो संधि विच्छेद में क्या पाएंगे, स्थूल कोणोतक। स्थूल का मतलब स्थूलन, स्थूलन का मतलब जमाव। जमाव कहां पर, कोणों तक, कोण प्लस ऊतक, अर्थात ऐसा ऊतक जिसके किनारों पर, जिसके एंगल्स पर, जिसके कोणों के ऊपर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निक्षेपण होता है, जमाव होता है। उसके किनारों पर क्या होता है, निक्षेपण होता है, जिसको कहा जाता है स्थूल कोणोतक। और ये जीवित यांत्रिक ऊतक है। ये जीवित ऊतक है, लेकिन कैसा, यांत्रिक ऊतक है। ध्यान रखना, ये भी जीवित ऊतक है, ये जीवित यांत्रिक ऊतक है। और इसकी क्या खासियत है, ये पादपों को लचीलापन प्रदान करता है। ये बिना टूटे, या हम सॉरी अब यहां सीधा ही बोलेंगे, ये पादपों को क्या करता है, लचीलापन प्रदान करता है। और नंबर 3 पर जो प्रकार आता है उसका नाम है दर्डोतक। यहां थोड़ी जगह कम है इसलिए यहां लिख रहा हूं। जो तीसरा प्रकार है वो क्या कहलाता है, दर्डोतक, स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं।
इसको स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। और ज्ञान रखना, दृढ़ोतक नाम से ही पता चल रहा है, दृढ़ ऊतक, मजबूत ऊतक, कठोर ऊतक, यांत्रिक ऊतक। तो ऐसा ऊतक जो दृढ़ है, मजबूत है, कठोर है, यांत्रिक है, शक्ति है, सामर्थ्य है, प्रबल है। तो ज्ञान रखना है, या दृढ़ोतक मृत यांत्रिक ऊतक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मृत यांत्रिक ऊतक है। कैसा यांत्रिक ऊतक है विद्यार्थियों? ये मृत यांत्रिक ऊतक है। आपसे पूछे कैसा, कौन सा सरल स्थायी ऊतक है जो मृत है? नाम क्या है? दृढ़ोतक। और जहां पर भी विद्यार्थियों दृढ़ोतक शब्द दिखाई दे, दृढ़ोतक रेसे मृत होंगे। जहां पर दृढ़ोतक शब्द दिखाई दे, क्या होंगे? मृत होंगे। तो स्क्लेरेनकाइमा कैसा ऊतक है? मृत यांत्रिक ऊतक है। और यह नाम से ही पता चल रहा है, दृढ़ोतक मतलब पादपों को कठोरता प्रदान करता है, पादपों को मजबूती प्रदान करता है, पादपों को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है, पादपों को शक्ति प्रदान करता है। और ये मरुस्थलीय पादपों में ज्यादा विकसित होते हैं। ये विद्यार्थियों जीरोफाइटिक प्लांट्स या मरूदबिद जो पादप हैं, उनमें ये क्या होता है? ज्यादा विकसित होता है। अब यहां जटिल स्थायी ऊतक की बात करें तो जटिल स्थायी ऊतक के दो प्रकार हैं। एक का नाम है जाइलम और एक का नाम है फ्लोएम। जो जाइलम है, ये जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके भाग भी हम पढ़ चुके हैं और पढ़ेंगे भी। और जो फ्लोएम है, आप सब लोग जानते हैं, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करती है और पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पादप के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य जो ऊतक करता है, उस ऊतक का नाम होता है फ्लोएम। तो जाइलम जड़ों से अवशोषित जल को पत्तियों तक, फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पादप के विभिन्न भागों में क्या करता है? स्थानांतरित करता है। और ग्रंथिल ऊतक के अंदर, विशिष्ट ऊतक के अंदर आती है ग्रंथिल ऊतक। ग्रंथिल ऊतक के अंदर वे ऊतक आते हैं या वे प्लांट्स आते हैं जिनके द्वारा जो तेल का श्रावण किया जाता है, जिनको जो तेलीय ग्रंथि कहते हैं, या जिनके द्वारा मकरंद का श्रावण किया जाता है, पराग का श्रावण किया जाता है। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, मैं इस किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। तो ध्यान रखना है, जो ग्रंथिल ऊतक है, इसमें आती है तेलीय ग्रंथि, मकरंद ग्रंथि। और नंबर 2 पर आता है लेटेक्स। लेटेक्स क्या होता है? जब किसी तने के अंदर कट लगाया जाता है तो विद्यार्थियों उससे क्या निकलता? विद्यार्थियों दूध के समान अर्ध ठोस पदार्थ निकलता है। जब आप तने पर कट लगाओगे तो दूध के समान अर्ध ठोस पदार्थ निकलेगा। और जो दूध के समान अर्ध ठोस पदार्थ है, उस अर्ध ठोस पदार्थ को ही कहते हैं लेटेक्स। ये किस में पाया जाता है? अफीम में। जो अफीम है, जो पेपेवर सोमनीफेरम है, उसमें आप कट लगाते हो तो अर्ध ठोस भूरे रंग का पदार्थ निकलता है, जो हवा के संपर्क में आने पर काले रंग का होने लगता है। उसी प्रकार से बात करें तो जो पपीता के अंदर भी क्या पाया जाता है? लेटेक्स पाया जाता है। किसके अंदर? पपीता जो है उसके अंदर भी क्या पाया जाता है? लेटेक्स पाया जाता है। और जो रबर पादपों के अंदर, जो रबर प्लांट है, इन रबर प्लांट के अंदर भी क्या पाया जाता है? लेटेक्स। तो इस प्रकार से स्थायी ऊतक को 3 भागों में बांट सकते हैं, एक सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक और विशिष्ट स्थायी ऊतक। जो स्थायी ऊतक है, इसकी कोशिकाएं G1 से किस में चली जाती है? G0 प्रावस्था के अंदर क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। जो जाइलम है, इस जाइलम में 4 भाग होते हैं। वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जो जाइलम पैरेन्काइमा जीवित भाग है, और जाइलम रेसे। जो फ्लोएम है, इसमें आता है चालनी नलिका, परिपक्व चालनी नलिका या सीव ट्यूब्स में केंद्र का अभाव होता है। सह कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर या रेसे पाए जाते हैं। इसी के साथ में आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं।